हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार यूके एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे गुलाम वंश के रजिया सुल्तान, उससे पहले रुकनुद्दीन को, और उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है बलबन। ठीक है, उनके बीच में दो और राजा आते हैं, बहराम शाह और नासिरुद्दीन शाह। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था मध्यकालीन भारत में अरब आक्रमण। ठीक है, उसमें हमने जल्दी जल्दी देखेंगे हम मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम इसने आक्रमण किया था 712 और 713 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में इसने सिंध पर आक्रमण किया था। उस टाइम पर सिंध में दाहिर का शासन था। और 713 ईस्वी में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। ये भारत में जजिया कर स्टार्ट करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, उसके बाद इसने ये जो जजिया कर था ये गैर मुसलमानों पर था, मुसलमानों को छोड़कर बाकी सब पे लगता था, और ये सुरक्षात्मक टैक्स था। ठीक है, इनमें 5 लोगों को छूट थी, बच्चे को, बूढ़े व्यक्ति को, विकलांग को, ब्राह्मण को और महिला को। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसमें मोहम्मद बिन कासिम के बाद आता है तुर्क में गजनी और गौरी। गजनी में क्या होता है? गजनी जो होता है वो सुबुक्तगीन का पुत्र होता है। गजनी का 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण करता है। और महत्वपूर्ण जो आक्रमण होता है इसका वो होता है 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण, सोमनाथ का आक्रमण। ठीक है, उसके बाद जब ये वापस जा रहा होता है सोमनाथ से जब ये वापस जा रहा होता है तो इस पर यहाँ से कौन हमला कर देता है? यहाँ से इस पर जाट हमला कर देते हैं हरियाणा से। तो जब इस पर जाट हमला करते हैं तो इस बार ये सोचता है कि यार अभी मेरे पास बहुत सारा सोना है, बहुत सारा धन है, तो अभी अगर मैं युद्ध करूँगा तो मेरा धन या सोना कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर युद्ध करेगा तो कुछ कोई छीनेगा, कुछ कोई छीनेगा, है ना। तो उसके बाद ये दोबारा क्या करता है, अभी तो ये चले जाता है, उसके बाद ये दोबारा 1027 ईस्वी में 2 साल बाद जाटों पर आक्रमण करता है। ये इसका लास्ट आक्रमण होता है। ठीक है, इसके दरबार में 3 इतिहासकार थे महत्वपूर्ण, उतबी, फिरदौसी और अलबरूनी। ठीक है, उतबी उतबी फिरदौसी फिरदौसी और अलबरूनी अलबरूनी। ठीक है, देखिए समझा रखा है, आप पिछले की दोनों वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी फर्स्ट आक्रमण करता है भारत पर 1175 ईस्वी में मुल्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ करता है? मुल्तान वाले क्षेत्र में। और सेकंड आक्रमण करता है ये अपना पाटन गुजरात वाले क्षेत्र में। कहाँ? पाटन गुजरात वाले क्षेत्र में। उस टाइम पे वहाँ का शासक कौन होता है? भीम सेकंड, और भीम सेकंड इसको बुरी तरह हराता है। उसके बाद देखिए, आपको पता है तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। फिर गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। उसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध फिर से होता है, परंतु इसमें क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। उसके बाद 2 साल बाद चंदावर का युद्ध होता है 1194 में, जो होता है गौरी वर्सेस जयचंद के मध्य। इसमें क्या होता है कि जयचंद हार जाता है और गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी को हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, इसमें गुलाम वंश आता है। ठीक है, गुलाम वंश आता है, सल्तनत काल, जो गौरी के अधीन होता है। गौरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हमने पढ़ लिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने दूसरा शासक होता है आराम शाह, जिसे हम बोलते हैं ये आराम से आया और आराम से निकल गया। उसके बाद आता है इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया सुल्तान। तो आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा रजिया सुल्तान। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और आपको ज़रूर समझ में आएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो इससे पहले क्या होता है, रजिया सुल्तान से पहले इल्तुतमिश तक हम पढ़ चुके थे। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद क्या होता है कि रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, सॉरी, रुकनुद्दीन शाह, रुकनुद्दीन राजा बन जाता है। ठीक है,
ये भी क्या होता है, इल्तुतमिश का पुत्र होता है, परंतु ये अयोग्य होता है। तो इल्तुतमिश अपनी मृत्यु से पहले बोल के जाता है कि मेरे मरने के बाद राजा कौन बनेगा, रजिया बनेगी, ठीक है। परंतु क्या होता है कि जो चालीसा दल होता है वो भी नहीं चाहता है, चहलगामी जिसे बोलते हैं, है ना, वो भी नहीं चाहता है कि रजिया सुल्तान एक महिला शासिका उनकी और वो एक महिला के नीचे काम करें। तो वो भी रुकनुद्दीन को सपोर्ट करते हैं और रुकनुद्दीन राजा बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रजिया सुल्तान होती है ये क्या करती है कि इल्तुतमिश ने एक प्रथा चलाई थी, इल्तुतमिश ने एक न्याय की प्रथा चलाई थी। उसने कहा था कि जिसको भी न्याय ना मिले वो क्या करे, वो फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को लाल वस्त्र पहनकर क्या करे, लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे खड़ा होगा, ठीक है। जिसको भी न्याय नहीं मिलेगा वो फ्राइडे के दिन लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे खड़ा होगा। अब मस्जिद के आगे ऐसी रजिया लाल वस्त्र पहनकर मस्जिद के आगे खड़ी हो गई, है ना। और उसके बाद उससे पूछा गया कि भाई क्या हो गया, तुम्हें क्या न्याय नहीं मिला। तो वो बताती है कि भाई इल्तुतमिश जो हमारे राजा थे वो तो ये लिख के गए थे कि मेरे मरने के बाद रजिया राजा बनेगी क्योंकि रुकनुद्दीन अयोग्य है। तो जनता भी इनका पूरा सपोर्ट करती है। और उसके बाद चालीसा दल को भी, तुर्क सरदार जो होते हैं 40, इनको भी ये चीज़ माननी होती है कि हाँ अब रजिया को ही राजा बनाना पड़ेगा। तो रजिया जैसे तैसे राजा बन जाती है 1236 में। देखिए इसका कोई ज़्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं है, 4 साल इसने राज किया। तो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। उसके बाद क्या होता है कि इसके देखिए एक इक्ता प्रथा थी, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। तो जो भूमि देने वाला जो अधिकारी होता था इक्ता प्रथा के तहत, उसे इक्तादार कहा जाता था। तो याकूत जो था, ये याकूत दिल्ली वाले क्षेत्र में इक्तादार था, ठीक है। और ये अल्तुनिया जो था ये पंजाब वाले क्षेत्र में इक्तादार था। इसको पंजाब का अधिकारी बना रखा था, ठीक है, रजिया ने। अब क्या होता है कि यहाँ से अल्तुनिया जो होता है, अल्तुनिया धीरे धीरे बोलता है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे तबरे हिंद भी बोलते थे पहले, पंजाब वाले क्षेत्र को। तो अल्तुनिया बोलता है कि भाई ये वाला क्षेत्र तो मेरा हो गया, मैं इस पे राज कर रहा हूँ। तो रजिया बोलती है, रजिया यहाँ दिल्ली में राज कर रही होती है, रजिया याकूत से पूछती है कि क्या किया जाए, ये तो हमारे क्षेत्र को, हमने तो इसे एक अधिकारी के रूप में यहाँ पे नियुक्त किया था, ये तो पूरा क्षेत्र अपने अंडर में कर रहा है। तो याकूत बोलता है इस पर आक्रमण किया जाए, है ना, इस पर आक्रमण करते हैं। और 40 तुर्क सरदारों से भी पूछते हैं तो वो भी बोलते हैं कि हाँ इन पर आक्रमण करना चाहिए। तो रजिया क्या करती है कि रजिया इस पर आक्रमण कर देती है, भाई रजिया कर देती है इस पर आक्रमण। अब पहले पहले क्या होता है कि युद्ध तो देखिए काफ़ी लंबा चलेगा, है ना, युद्ध एक दिन का तो होगा नहीं, युद्ध तो चलेगा लंबा। अब रजिया जब इस पे आक्रमण करती है तो पहले क्या होता है, अल्तुनिया को हार का सामना करना पड़ता है पहले कुछ दिनों में, ठीक है। तो अल्तुनिया को हार का सामना करना पड़ता है पहले दिनों में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि तो बाद में क्या होता है कि अल्तुनिया, पहले पहले तो अल्तुनिया हारने लगता है, परंतु बाद में बाजी पलट जाती है और अल्तुनिया हावी पड़ता है किस पर, रजिया सुल्तान पर। तो रजिया सोचती है कि अब हारना तो निश्चित हो ही गया। तो रजिया इसे एक ऑफर करती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, है ना। और अल्तुनिया क्या करता है, रजिया से शादी कर लेता है। उसके बाद ये लोग आ रहे होते हैं वापस दिल्ली। अब ये सोचते हैं, इधर से क्या होता है, इधर होता है याकूत, इधर होता है याकूत और 40 तुर्क सरदार तो इधर ही बैठे होते हैं, है ना, दिल्ली में। ये क्या करते हैं, इधर जब ये लोग आ रहे होते हैं, रजिया और अल्तुनिया जब वापस दिल्ली की ओर आ रहे होते हैं, तो इन्हें क्या करते हैं, हरियाणा कैथल के डाकू होते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये भी डाकू हैं और ये इनका
वध कर देते हैं, ठीक है, इन्हें मार देते हैं। यहाँ पे कैथल में, हरियाणा कैथल में क्या करते हैं, मार देते हैं इन्हें। उसके बाद क्या होता है, ये 40 तुर्क सरदार जो होते हैं और ये मार देते हैं याकूत को इधर, ये इधर याकूत को मार देते हैं, ठीक है। याकूत जो दिल्ली में अधिकारी होता है, इक्तेदार, याकूत को 40 तुर्क सरदार मार देते हैं। और रजिया और अल्तूनिया को कौन मारता है, ये मारते हैं हमारे कैथल के डाकू, हरियाणा के, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है हमारा बहराम शाह, ठीक है। ये 40 तुर्क सरदार बहराम शाह को नियुक्त करते हैं, क्योंकि इन्हें एक महिला के अंडर में काम करना पसंद नहीं था। तो ये कैसा भी, इन्हें बस एक शासक, पुरुष शासक चाहिए था। तो ये बहराम शाह को बनाते हैं। बहराम शाह कुछ खास कार्य नहीं करता। 1240 से 1242 के मध्य में इसका शासनकाल होता है, ये कोई कार्य नहीं करता। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन शाह। तो नसीरुद्दीन शाह का कार्यकाल जो होता है, शासनकाल जो होता है, 1242 से 46 तक होता है। ये काफ़ी मितव्ययी शासक होता है, ये कम खर्च करने वाला राजा होता है। और कम खर्च करने वाला मीन्स ये टोपी सिलकर अपना जीवन गुजारा करता है, ठीक है। क्या करता है, ये टोपी सिलता है। तो मितव्ययी, कम खर्चा करने वाला शासक है। अब ये क्या करता है कि ये 40 तुर्क सरदारों के 40 दल में एक शासक, क्योंकि वो 40 के 40 तो होते हैं तुर्क के, तो ये सोचता है कि कहीं ये 40 तुर्क सरदार मेरे पे हमला न कर दें या मेरे लिए कुछ षड्यंत्र न बना दे। तो ये क्या करता है कि ये अपना एक गुलाम, ये इसका गुलाम होता है बलबन, नासिरुद्दीन शाह का। तो ये बलबन को 40 दल में शामिल कर देता है, ठीक है। बलबन होता है ईरानी, तो बलबन एक अलग हो गया, है ना। बलबन को शामिल कर देता है 40 दल में। और बलबन को उपाधि देता है उलूग खां की। किसकी उपाधि देता है, उलूग खां की। किसकी उपाधि देता है, उलूग खां की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद बलबन जो है राजा बन जाता है। और बलबन का कार्यकाल होता है, देखिए 1246 से 1287। गुलाम वंश में देखिए सबसे प्रतापी, सबसे महान योद्धा जो शासक था वो था बलबन, ठीक है। अब देखिए बलबन को पढ़ते हैं हम। बलबन ने क्या किया, बलबन ने सजदा और पैबोस प्रथा चलाई अपने उसमें। देखिए इस्लाम में जो है सजदा, बस जो उनका एक मान्य, जो उनकी मस्जिद होगी वो उसके सामने ही सजदा करेंगे, बाकी और किसी और के सामने नहीं करेंगे। पर इसने क्या किया, इसने अपनी ओर, सजदा बोलते हैं झुकने को, जैसे हम झुकते हैं ना, जैसे झुकते हैं वैसे ही, ठीक है, राजा के सामने पूरा सिर झुकाकर। तो इसने सजदा करवाना, सजदा करवाने की प्रथा स्टार्ट करवाई। पैबोस, पैबोस मतलब पैर चूमना, ठीक है, ये इस्लाम में होता है, पैर चूमना होता है, ठीक है। ये पैबोस प्रथा और सजदा प्रथा बलबन ने स्टार्ट करवाई। नवरोज उत्सव, फारसी रीति रिवाज का उत्सव होता है नवरोज उत्सव। जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रे होते हैं, ठीक है, नवरात्रे होते हैं, वैसे ही क्या होता है इनमें नवरोज उत्सव होता है 9 दिन का, ठीक है। इसने क्या कहा, इसने, बलबन ने अपने आप को, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। क्या कहा, ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। इसने राजस्व सिद्धांत, राजत्व सिद्धांत चलाए, ठीक है। राजत्व सिद्धांत मीन्स, राजत्व सिद्धांत मतलब इसने जो बोल दिया वही होगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं होगा, या राजा की बात ना मानने वाला ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो राजा की बात नहीं मानेगा, इसे बोलते हैं राजत्व सिद्धांत। और उसके तहत इसने क्या किया, रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। जो उसे नहीं मानेगा उसे काट दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक होता है वो होता है सैमुद्दीन कैमूर्स, ठीक है, सैमुद्दीन कैमूर्स। और अब हमारा ये गुलाम वंश खत्म होता है। कल हम देखेंगे खिलजी वंश, ठीक है, कल क्या देखेंगे, खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश कितना चलता है, 1290 से 1320, ठीक है। इसमें होंगे 2 शासक होंगे, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इन 2 शासकों के बारे में हमें पढ़ना है कल, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये वीडियो कल आएगी, नेक्स्ट वीडियो 8 बजे रात को, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। धन्यवाद।